हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। मैं देवेंद्र पटेल। हम लोग आज 11th का टॉपिक करने वाला है, 11th क्लास की सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज में ही चैप्टर फिनिश होने वाला है। जो उसकी प्रॉपर्टी है मैकेनिकल, उसी में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है, 3-4 डेफिनेशन, फिर मेन टॉपिक पर आएंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है। नंबर 1 एक एक करके करेंगे। नंबर 1 एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। एलास्टिसिटी, तो ये आखिर एलास्टिसिटी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास एक मटेरियल है, मटेरियल का कंपोनेंट है, मटेरियल नहीं है, कोई कंपोनेंट हमने बनाया एक मटेरियल का। इस पर हमने टेंसाइल लोड दे दिया, टेंसाइल कंप्रेसिव जो आपको लेना ले लो। तो इस पर हमने ऐसे लोड दे दिया टेंसाइल, तो फोर्स लगा दिया यहाँ से और यहाँ से लगा दिया। सपोज इसका लेंथ था एल लेंथ का था। तो अब जैसे हम इसे खींचेंगे ना, ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा इंक्रीज, और ये इतना लेंथ का हो गया, ये लेंथ इंक्रीज हो गया। तो सपोज करो कि आपकी इसका अब लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल मीन्स चेंज ऑफ लेंथ। तो फिर इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी है कि अगर आप मटेरियल पर फोर्स लगाते हो और उसके लेंथ में इलोंगेशन आता है, चेंजिंग आता है, बट जैसे ही आप फोर्स को रिलीज कर देते हो, जैसे ही आप फोर्स को रिलीज कर देते हो, मटेरियल का जो कंपोनेंट था अपने शेप में आ जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक मटेरियल। तो जैसे ही आप फोर्स को रिलीज करते हो अपने शेप में आ जाता है, उस मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक कंपोनेंट। तो यहाँ से हमने फोर्स लगाया, ये इंक्रीज हो गया। उसके बाद ये था फोर्स एफ, और हमने अब फोर्स को रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फोर्स, रिमूव कर दिया। रिलीज मीन्स रिमूव कर दिया। तो अब जो मटेरियल था हमारा, कंपोनेंट जो था, उसी शेप में आ जाता है जितना उसका लेंथ पहले था। वैसे मटेरियल और कंपोनेंट को बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल। ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या है कि इट इज द properties of the material by virtue of it regain our shape and size when force is released। तो हम जब फोर्स को रिलीज करते हैं तो अपने शेप में आ जाता है, वैसे मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल स्टील, स्टील, रबर इलास्टिक मटेरियल है। तो स्टील को आप खींचोगे, छोड़ दोगे तो अपने शेप में आ जाता है। तो ये हो गया आपका इलास्टिसिटी। सेकेंड है आपका प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि अब मटेरियल जो अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, मीन्स ओरिजिनल लेंथ को, ओरिजिनल शेप को नहीं ला पाएगा, रिगेन नहीं कर पाएगा, वैसे मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक है, इसका मतलब इसमें परमानेंट डिफ्लेक्शन आ जाएगा। डिफ्लेक्शन तो इसमें भी आया था, ये डेल्टा एल डिफ्लेक्शन ही तो है, बट वो परमानेंट नहीं था। जैसे आपने फोर्स को रिलीज किया, अपने शेप को रिगेन कर लिया, बट इसमें क्या होता है प्लास्टिसिटी में कि डिफ्लेक्शन आता है बट परमानेंट आ जाता है, अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। वैसे मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो इसमें क्या करता है, डज नॉट regain our shape and size, does not regain our
शेप एंड साइज, तो अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता है। इसका मतलब इसमें परमानेंट क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन। हियर परमानेंट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन अकर्स। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका परमानेंट डिफ्लेक्शन हो जाता है, परमानेंटली डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा नेक्स्ट थर्ड में क्या है, तो थर्ड में आपका डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, डक्टिलिटी। ओके, तो ये भी एक मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो डक्टिलिटी आपकी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आखिर करता क्या है, तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आप उसको टेंसाइल फोर्स लगाकर स्ट्रेच करके वायर बना सकते हो। तो अगर कोई मटेरियल डक्टाइल है तो उसे आप टेंसाइल फोर्स लगाना, खींचना उसको, और एक वायर में आप ड्रॉ कर सकते हो, एक वायर बना सकते हो। वैसे मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, डक्टाइल। फॉर एग्जांपल सिल्वर की वायर बनती है, कॉपर की वायर बनती है। सिल्वर कॉस्टली है तो नहीं बनाते, चलो कॉपर बनाते हैं, कॉपर की वायर बनाते हैं हम लोग। कॉपर क्या है, डक्टाइल है, क्योंकि हम उसे इतना छोटा सा कॉपर होता है, इतना छोटा सा, इतना बड़ा डायमीटर, और उसको खींचकर इतना बड़ा सा वायर बनाया जाता है। तो कैसा मटेरियल है, डक्टाइल है। तो वैसा मटेरियल जिसको आप स्ट्रेच करके वायर बना सकते हो, जिस पर टेंसाइल लोड देकर आप एक वायर में ड्रॉ कर सकते हो, लॉन्ग वायर में, वैसे मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो क्या बन गया डक्टाइल मटेरियल, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, दिख रहा है इस टाइप में, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ वी कैन ड्रॉ इनटू ए लॉन्ग वायर विदाउट फेलियर, विदाउट ब्रेकिंग। अरे वायर तो बना ही सकते हो बट ब्रेक भी नहीं होगा। तो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ वी कैन ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग वायर विदाउट ब्रेकिंग। तो ब्रेक भी नहीं होता और लंबा वायर भी बन जाता है विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट टूटे हुए, विदाउट फेल हुए आप लंबे वायर को बना लेते हो। वैसे मटेरियल को बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। नंबर फोर्थ मैलेबिलिटी। तो कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप उसे हैमर करके, ठोक के हैमर करके एक लंबी सी सीट बना सकते हो, चादर बना सकते हो। तो वैसे मटेरियल को बोलते हैं मैलेबल है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी है। इस पूरे चैप्टर में आपने को क्या करना है, पूरे चैप्टर में यही तो स्टडी करना है, मटेरियल के बारे में तो स्टडी करना है। सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ही तो है। आखिर क्यों चैप्टर हमने क्यों किया, चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर आगे भी क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि मटेरियल से चीज़ें बनती है। ब्रिज बनेगा, बस बनेगी, बहुत सारी चीज़ें बनेगी। तो जिस मटेरियल से हम चीज़ें बना रहे हैं, कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उसका नॉलेज तो होना चाहिए ना कि कब फेल होता है, किस टेम्परेचर पर फेल होगा, कितने लेंथ इंक्रीज होने के बाद फेल हो जाता है, कितना कंप्रेस करेंगे तो फेल होगा, मतलब फेलियर आएगा, उसमें ब्रेकिंग होगा। ये सारे नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें मटेरियल की तो बन रही है। तो यहाँ पर मैलेबिलिटी का मीनिंग है आप किसी चीज़ को ठोक के हैमर करके क्या बना सकते हो, सीट बना सकते हो, लंबी सी चादर। तो वी कैन ड्रॉन इनटू ए सीट।
यही फिजिकल प्रॉपर्टी है, वी कैन ड्रॉन इनटू ए सीट। तो आप एक लंबी सी सीट में इसको बना सकते हो, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद इसमें और आगे क्या है, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में आपका, पांचवें नंबर में, फिफ्थ नंबर में है ब्रिटलनेस। ये क्या होता है ब्रिटलनेस? ब्रिटलनेस ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इससे क्या होता है कि ब्रिटलनेस मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस पर सडन शॉक सप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो सडन शॉक, तो ब्रेक हो जाता हो, तो हम बोलते हैं मटेरियल ब्रिटल है। आप ईंट लो, ईंट को छोड़ दो, ब्रेक हो जाएगा, तो ईंट क्या है, ब्रिटल है। तो ब्रिटल मीन्स अगर आपने उस पर सडन फोर्स सप्लाई किया, सडन फोर्स अप्लाई किया और ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में आप टेंसाइल लोड ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ब्रिटल मटेरियल में आप टेंसाइल लोड ज़्यादा नहीं दे सकते हो। टेंसाइल लोड किस में दे सकते हो, तो या तो डक्टाइल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए, प्लास्टिक में भी दे सकते हो, इलास्टिसिटी में भी, और डक्टिलिटी जिसमें उसमें भी दे सकते हो टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड। बट अगर कोई मटेरियल ब्रिटल है, उसमें आप टेंसाइल लोड सप्लाई नहीं कर सकते, जल्दी ब्रेक होता, उसमें आप कंप्रेसिव दे सकते हो, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, बट वो टेंसाइल में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल में आता है आयरन, कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है, उसको आप खींच नहीं सकते हो, ब्रेक हो जाएगा, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। इसीलिए कास्ट आयरन का यूज वहां करते हैं जहां कंप्रेसिव लोड होता है, एग्जांपल इन ए ब्रिज, ब्रिज में करते हैं, या फिर बेड, बेड मीन्स बेस ऑफ द मशीन, मशीन के बेस में करते हैं कास्ट आयरन का यूज। कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल, शॉक एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, बट उसमें टेंसाइल लोड और शियर लोड नहीं दे सकते। तो ये है ब्रिटलनेस, कि कोई मटेरियल सडनली अगर ब्रेक हो जाए शॉक से, तो उस मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा, मेन स्ट्रेस स्ट्रेन, उसको स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मजा आने वाला है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक ही साथ करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस है यार, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है ना कि करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा, सिर दर्द कर रहा है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस तो सुनो, इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिसके पास मास है उसके पास एनर्जिया होता है। तो अगर कोई थिंक है, कोई चीज़ है, तो मास भी है, क्लियर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो मास है उसके पास। उन सबके पास एनर्जिया होता है, सबके पास एनर्जिया होता है। एनर्जिया मीन्स अपने कंडीशन को चेंज नहीं होने देता है, कोई भी हो ऑब्जेक्ट, तो ये नहीं चाहेगा कि हमारे कंडीशन को चेंज करे। वैसे मटेरियल में भी होता है कि आप अगर उसे, उसके शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करते हो, आप अगर उसके शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करते हो तो अपोज करता हो, रोकता है कि आप उसे, उसके शेप और साइज को चेंज ना करो। और आप जबरदस्ती शेप और साइज को, उसके शेप और साइज को चेंज कर रहे हैं, तो तब तक रोकेगा जब तक उसकी कैपेबिलिटी है। उसके बाद कैपेबिलिटी एंड हो जाएगा तो आप उसे खींच लेते हो, आप उसके शेप और साइज को चेंज कर लेते हो। तो मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नल जो चेंजमेंट आता है ना, चेंजमेंट, उसको अपोज करता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। तो मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होता है कि अगर आपने उस पर फोर्स सप्लाई किया तो उस फोर्स के चलते जो उसके शेप और साइज में चेंज आने वाला है उसको अपोज कर रहा है, उस फोर्स को अपोज कर रहा है, उसको बोलते हैं उस मटेरियल का स्ट्रेस। तो आपने ऐसा मटेरियल था आपके पास, कंपोनेंट, मटेरियल का कंपोनेंट ऐसा था, और आपने यहाँ पर एक टेंसाइल लोड लगा दिया, फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कंप्रेसिव का। बोलोगे सर सिर्फ टेंसाइल का ही लेते हो, कंप्रेसिव का भी लो ना, तो ले लिया। तो ये कंप्रेसिव का ले लिया, ये कंप्रेसिव है, ये टेंसाइल है। अब क्या इसमें
कि जब आप इसे खींचोगे तो ये चाहेगा कि मेरे शेप और साइज को कोई चेंज ना करे, तब इसमें आता है स्ट्रेस। तब इसमें क्या आ जाता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मटेरियल क्या करता है? ड्यू टू स्ट्रेस, जो स्ट्रेस डेवलप होता है क्या है? तो मटेरियल के अंदर में ही लगा हुआ है, वो मटेरियल का ही है, करता क्या है? तो उस अपने शेप और साइज को चेंज होने नहीं देता है। ओके, तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो क्या था हमारा स्ट्रेस? तो स्ट्रेस मटेरियल की ही इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है? अपनी चेंजमेंट को अपोज करता है। तो स्ट्रेस इज द इंटरनल property of the material component बोल सकते हो आप। Stress is the internal properties of the material by virtue of it resist our changing। तो अपने आप में जो चेंजिंग आता है ना, कोई चेंज करवाना चाहता है उसको रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये बन गया आपका स्ट्रेस। अब क्या होगा स्ट्रेस का फॉर्मूला? तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स पर यूनिट एरिया, जो आपने फोर्स लगाया था और जो एरिया था ये एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? स्ट्रेस होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये यहां पर फोर्स, ये स्ट्रेस है, सिग्मा स्ट्रेस, ये फोर्स है, फोर्स, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी यूनिट क्या लिख दूं मैं? इसकी यूनिट लिख देता हूं मीटर स्क्वायर। लो, अच्छा लग रहा है। यहां पर फोर्स की यूनिट क्या लिख दूं? न्यूटन। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस है उसकी एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट है। अगर आप डायमेंशन लिखो, डायमेंशन लिखना चाहो, डायमेंशन, तो क्या लिख सकते हो? तो न्यूटन का m है t-2 और मीटर स्क्वायर का L2। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर m है t-2 अपॉन L2। ये एक कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं कर रहा मैं, समझदार हो तो L एक कैंसिल होगा, L एक ऊपर जाएगा, L-1 t-2। ये बन गया इसका डायमेंशन, m L-1 t-2, ये डायमेंशन। तो ये बना अपना स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या था? मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसे खींचते हो तो अपोज करता है, अपने चेंजमेंट में जो आपको, जो उसको चेंज कर रहा है उसमें अपोज करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। सब मटेरियल, सारे मटेरियल के पास होता है। जैसे इनर्शिया की तरह आप सोच सकते हो, इनर्शिया है ना इसके पास, कि अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो तो उसे चेंज होने नहीं देगा, इनर्शिया ही तो है। तो स्ट्रेस भी उसी टाइप का है, इनर्शिया उसका। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आगे सुनिए, जो स्ट्रेस होता है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनो, इसमें नया क्या है? नया ये है कि प्रेशर का भी फॉर्मूला यही है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, बट प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट स्ट्रेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज स्ट्रेस इज ए 3D टेंसर। स्ट्रेस इज ए 3D टेंसर। तो स्ट्रेस क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्ट्रेस वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन पर डिपेंड करने का मतलब आप यहां पर फोर्स लगाओगे, स्ट्रेस पूरे बॉडी में लगेगा, पूरे बॉडी में इसके, बट जहां पर आप फोर्स लगाओ तो प्रेशर सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लगेगा, परपेंडिकुलर एरिया पर लगेगा। जो फोर्स आपने सप्लाई किया उसके परपेंडिकुलर एरिया पर लगता है, उसको बोलते हैं प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया परपेंडिकुलर। बट जो स्ट्रेस है पूरे होल ऑब्जेक्ट में लगता है, होल ऑब्जेक्ट में लगता है स्ट्रेस, पूरे ऑब्जेक्ट में। तो इसीलिए स्ट्रेस को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर।
तो ये बन गया आपका स्ट्रेस। डायमेंशन भी हो गया, यूनिट भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया, स्ट्रेस हो गया। आते हैं स्ट्रेन पर, इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन 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 स्ट्रेन। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेन। ये ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए, चलेगा आपसे। चलो ठीक है, ई से भी लिखा जाता है। देखते हैं क्या होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि आपके पास वही पुरानी कहानी है, कोई नई कहानी तो है नहीं, वही पुरानी सारी चीजें। ये आपके पास ऑब्जेक्ट था एल, ठीक है। अब आपने इसमें टेंसाइल, वही पुरानी टेंसाइल, बोलोगे सर आप बार बार टेंसाइल ही लेते हो, कोई नहीं अच्छा लगता, ये टेंसाइल फोर्स लगा दिया। अब इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो गया, डायमीटर डिक्रीज हो गया। नॉर्मल सी बात है, लेंथ इंक्रीज होगा तो डायमीटर डिक्रीज होगा, तो डायमीटर छोटा होगा लंबाई बढ़ेगा, तो लेंथ इंक्रीज हो गया। मान लिया डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब होता है स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल इंक्रीमेंट भी बोल सकते हो, तो डेल्टा एल से इंक्रीज हो गया। तो फिर इसमें क्या होगा स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना होगा, तो इसमें स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था और उसमें कितना चेंजमेंट आया, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आ गया आपका डेल्टा एल अपॉन एल, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। यहां पर जो चेंज ऑफ लेंथ है ना, ये डेल्टा एल, इसको आपने लिखा चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ लिखा है, इसको इलोंगेशन भी बोलते हैं। इलोंगेशन तो आता है न्यूमेरिकल में लिख के इलोंगेशन, तो आप समझ जाओगे डेल्टा एल। या फिर इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, क्लियर है। तो इसको डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इलोंगेशन भी बोलते हैं, चेंज ऑफ लेंथ भी बोलते हैं। तो ये बन गया आपका स्ट्रेन। अब इसकी यूनिट देखते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनने वाला है, ऐसा यूनिट क्या बनने वाला है, तो स्ट्रेन है आपका डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये मीटर, तो ये होता है यूनिट लेस, इसका यूनिट नहीं होता, मीटर कैंसल, यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी होता है, तो डायमेंशन लेस भी है, तो इसका डायमेंशन भी नहीं होता, जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन क्या है ना, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। वैसे दो क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री यूनिट जिसका डायमेंशन नहीं होता, बट यहाँ पर यूनिट लेस है मतलब डायमेंशन नहीं है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को बोलते हैं स्ट्रेन, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन की डेफिनेशन और एक तरह से करेंगे, हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ से भी निकाल सकते हैं स्ट्रेन की डेफिनेशन। फिलहाल इतना झलका, इतना झलक रहा, इतना पता चल रहा है, तो नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हैं, इस फॉर्मूला को इस आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें लाते हैं, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हैं क्योंकि क्वेश्चन यही से आता है, यही से बनता है आईआईटी और नीट का क्वेश्चन, यही से बनता है आईआईटी और नीट का डेल्टा है, इलोंगेशन निकालने के लिए बोलता है चेंज ऑफ लेंथ। तो इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, इस फॉर्मूला को देखते हैं क्या बनता है, खेलते हैं इसके साथ, मैं भी खेल रहा हूँ आप भी खेलो, तो इसके साथ खेलते हैं, आ जाओ देखते हैं। तो आप प्ले करते हैं, हम लोग गेम करते हैं इसके साथ। तो क्या है देखना, अब अपना फॉर्मूला है, अब मैं यहाँ पर हुक्स लॉ लिख रहा हूँ, फ्रॉम हुक्स लॉ, आप अलग से हुक्स लॉ भी पढ़ेंगे, फ्रॉम हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ में क्या है वो सुनना। तो हुक्स ने ये बताया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है। ये जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होगा। इन्होंने किसने बताया,
हुक ने बताया, हुक्स ने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेन को आप सिग्मा से लिखो, स्ट्रेन को आपने अभी लिखा था आपने ये। अब जैसे प्रोपोर्शनल साइन होगा ना, एक कांस्टेंट ऐड हो गया जिसको बोलते हैं ई, ई बोला और ये सिग्मा, ये बन गया। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद ई लग गया। इस ई का नाम है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब सुनो, किसी किसी बुक में ई लिखता है, किसी किसी बुक में वाई लिखता है, गामा लिखता है। एक चीज और जो मैं प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दे रहा था उसमें ई लिखा था, के लिखा था, जी लिखा था, वो नहीं किया था। तो मैं भी पॉसिबिलिटी है कि के की जगह जी हो गया होगा, जी की जगह के, बुक के अकॉर्डिंग। वो तो नेम है ना, के किसको ले रहे हो, जी किसको ले रहे हो, तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसा नोट रेडी कर रहे हो। बट अगर आप बुक में देखोगे तो हो सकता है के और जी उल्टा हो, तो हम लोग बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे, उसको उल्टा कर लेंगे। एक ई लिखा था, एक के लिखा था, एक जी लिखा था, तो जी और के जो है रिवर्स है, उसको देख लेंगे जब करेंगे। ओके, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ बुक में ई भी लिखता है, वाई भी लिखता है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस वाई से स्टार्ट होता है तो वाई भी लिख लेता है। इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, कांस्टेंट को। अब यहाँ से शुरू, अब इस डेल्टा एन देखो वहां रखे, ये इक्वेशन नंबर जो भी है इसको 1 कर लो, इसको 1 कर लिया, सुंदर लगा, इसको 2 कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया, बहुत बढ़िया मिला। अब क्या करो, ये रख दो स्ट्रेन की जगह, स्ट्रेन की जगह रख दो, तो क्या बन गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। सुंदर लग रहा है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, पेड़ का भी लगाया इसने। उसके बाद आगे देखो मजा आ रहा है। अब इस स्ट्रेस को क्या करो, स्ट्रेस ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए कर दो, फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ लिख लो ई, और यहाँ लिख लो डेल्टा एल अपॉन एल, और यहाँ से निकाल लो डेल्टा एल, डेल्टा एल निकाल लो यहाँ से। अब इतना तो आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से डेल्टा एल निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो डेल्टा एल, अब देखो ये ई डेल्टा एल इधर किसके साथ, ए के साथ लगा हुआ है, तो आएगा आपका डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए ई। डेल्टा एल क्या आने वाला है, एफ एल अपॉन ए ई, तो ये आ गया डेल्टा एल। और यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है जो आता है नीट और आईआईटी में डेल्टा एल निकालने के लिए। थोड़ा सा मैकेनिक्स उसमें डाल देगा, और क्या, कॉन्सेप्ट तो यही है, उसमें मैकेनिक्स घुसेड़ देगा, डाल देगा थोड़ा सा टफ करने के लिए, बट फॉर्मूला तो यही है ना, कॉन्सेप्ट तो यही है ना। तो मे भी पॉसिबल है कि उसमें आपको आईआईटी में टफ करने के लिए मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर ले, मे भी, और आता भी है, होता भी है, मैकेनिक्स का यूज कर लेता है कॉन्सेप्ट, बट फॉर्मूला यही है, एफ एल अपॉन ए ई, डेल्टा आ गया। तो ये फाइनल फॉर्मूला था, हुक्स लॉ अलग से भी करेंगे, बट डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल आपका एफ एल अपॉन ए ई आ गया। यहाँ पर डेल्टा एल क्या, तो इलॉन्गेशन चेंज करते हैं, एक एफ क्या, फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, लोड भी बोल सकते हो आप, लोड, एल क्या, ओरिजिनल लेंथ, ए क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ऑफ द कंपोनेंट, और ई क्या, यंग्स मॉडुलस। किसी कोई यंगस मॉडुलस बोलता है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो यंगस मॉडुलस, बोलो यंग्स मॉडुलस। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो आज इतना तक हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे टाइप्स है, इसका टाइप्स में यही बात करता है, टाइप्स है, नॉर्मल, ये नॉर्मल का, उसके बाद शियर का चलेगा, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक का चलेगा, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, और स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मेन यही का फॉर्मूला होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, अगर आपको वीडियो सही लगता हो तो आप कृपया सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।